हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। लोग चलते हैं आगे और जानते हैं वक्र सतह के लिए वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध क्या होगा। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, हमारे पास एक वक्र सतह है। ये एक वक्र सतह है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस वक्र सतह का अपवर्तनांक μ2 है। इसे हम एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका अपवर्तनांक μ1 है। और इस वक्र सतह से वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v है। तो हमको सिद्ध करना है μ2 बाय v माइनस μ1 बट्टा u बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा r। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर n2 माइनस n1 बट्टा r। म्यू अपवर्तनांक हुआ। अपवर्तनांक को या तो आप म्यू के रूप में लिखिए या फिर n के रूप में लिखिए, बात एक ही होता है। तो चलते हैं, इसे हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, प्रकाश की किरण वस्तु O से चली है और यहाँ इस वक्र सतह से टकराने के पश्चात अर्थात अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ते हुए I पे आ गई है, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ इस O वस्तु का प्रतिबिंब I पे बना है। प्रतिबिंब कैसे समझेंगे कि यही प्रतिबिंब बना? तो आप जानते हैं जब दो आने वाली किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जहाँ एक दूसरे को जाके काटता है, वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु O से प्रकाश की किरणें आई है, यानी एक माध्यम से प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इसलिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह या तो अभिलंब की ओर मुड़ता है या फिर अभिलंब से दूर भागता है। तो यहाँ प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ते हुए यहाँ आई और एक प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो वह बिना विचलन के ही सीधे निकल जाएगी। इस प्रकार दोनों किरणें यहाँ आके काटेगी और इस O वस्तु का प्रतिबिंब I पे बनेगा। ये जो है ये अभिलंब है और आप जानते हैं अभिलंब जब भी गुजरता है तो वह वक्रता केंद्र से ही गुजरता है, C से ही गुजरता है। कैसे? तो आप जानते हैं एक वृत्त है ये और इस वृत्त पे जितने भी हम लंब रेखा खींचेंगे वह हमेशा केंद्र से ही गुजरेगा। ठीक उसी प्रकार ये वक्र सतह भी एक वृत्ताकार भाग ही हुआ और इसलिए ये जो अभिलंब है हमेशा कहाँ से गुजरता है? केंद्र से ही गुजरता है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे
आर से व्यक्त करते हैं। और इस कोण को हम बनाने के लिए बीटा मान लिए हैं, इसे लैम्डा मान लिए हैं और इसे अल्फा मान लिए हैं, और फिर इसका हम नामकरण कर दिए हैं MNC। तो चलते हैं इसे सिद्ध करने की कोशिश अब करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, त्रिभुज MNO में ये कोण अल्फा हम लिए हैं और हमें MN और ON इसका पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो आप त्रिकोणमिति अच्छी तरीक़ा से 10th क्लास में पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखना, हम समझाते हैं। ये एक MNO एक त्रिभुज है, लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये न्यून कोण हुआ, न्यून कोण। और न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होता है उसे लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। और जो बचा हुआ शेष भुजा हो गया उसे बेस कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो हमें यहाँ इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है, इस कर्ण पे ध्यान नहीं देना है, इस लंब और आधार पे ध्यान देना है हर हमेशा। तो हमको लंब और आधार का अनुपात चाहिए, अर्थात P/B चाहिए। तो आप ज़रा सोचिए कि P/B किस फॉर्मूला में आता है, किस सूत्र में आता है। तो आपका माइंड जाएगा अच्छा P/B यानी लंब बट्टा आधार, तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो वही चीज़ हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ONM कहिए या फिर MNO कहिए, बात एक ही होता है। तो हमें लंब और क्या चाहिए, आधार का अनुपात चाहिए। और लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टेन थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा का स्थान क्या है, अल्फा है, इसलिए यहाँ क्या डालना पड़ेगा, अल्फा डालना पड़ेगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है MN और आधार क्या है ON, इसलिए यहाँ लिखेंगे MN बट्टा ON। और आप जानते हैं उपाक्षीय किरण के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ उपाक्षीय किरण क्या है, तो जो किरण प्रधान अक्ष के काफ़ी नज़दीक से गुजरता है उसे उपाक्षीय किरण कहा जाता है। और उपाक्षीय किरण जो होता है, चूँकि यहाँ ये प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, इसलिए ये हमेशा फोकस से गुजरेगा। आप जानते होंगे कि जो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है वह हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना वह काफ़ी छोटा कोण बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये किरण यहाँ से यदि गुजरे, ठीक है, तभी ये फोकस से ही गुजरेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा वह बड़ा कोण बनेगा। और जो किरण प्रधान अक्ष से काफ़ी नज़दीक से गुजरता है तो वह उसे हम उपाक्षीय किरण कहते हैं। और इसके द्वारा जो यहाँ जो कोण अंतरित होगा, बनेगा, वह काफ़ी छोटा कोण बनेगा। इसलिए टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा वह थीटा के बराबर ही होता है लगभग। ठीक है, लगभग। और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, ये भी क्या होता है, लगभग थीटा के बराबर ही होता है। किसके कारण, उपाक्षीय किरण होने के कारण। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें उपाक्षीय किरण के बारे में ही पढ़ा जाता है।
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उपाक्षीय किरण की जब भी चर्चा होगा, ठीक है, तो वहाँ टेन थीटा जो होगा हमेशा थीटा के बराबर होगा और साइन थीटा जो होगा हमेशा थीटा के बराबर होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ टेन अल्फा है और ये टेन अल्फा जो है वह अल्फा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तब mn बट्टा क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा। अब त्रिभुज MNI में देखते हैं। ये जो MNI त्रिभुज हुआ ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। जो त्रिभुज MNI ये भी क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सॉरी फिगर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। त्रिभुज MNI ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है बी नहीं सॉरी बीटा है, ये बीटा है, ठीक है, ये कोण बीटा लिए हैं इसको। तो समकोण MNI ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये जो कोण है ये क्या है, बीटा। तो आपको हम अभी इससे पहले तुरंत बताएं यहाँ समकोण बन रहा है और समकोण के सामने वाले भुजा एक कर्ण है, तो कर्ण की आवश्यकता है ही नहीं, इस पे ध्यान देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो किस पे ध्यान देना है, बचा ये लंब और क्या बचा, ये आधार। तो लंब और आधार दोनों किस फॉर्मूला में आता है, किस सूत्र में आता है, तो आप जानते हैं ये भी 10 में आता है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 बीटा बराबर क्या, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, लिखेंगे। तो जो 10 बीटा होगा, 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो देखिए तो बीटा जो है, बीटा न्यून कोण हुआ ना, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब यही ना होगा, MN होगा। तो जो बीटा है BB ये न्यून कोण हुआ और न्यून कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, MN, ये लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है ना, MN लंब हो गया और NI क्या हुआ, आधार हुआ। और जैसा कि आपको हम अभी तुरंत बताएं, उपाक्षीय किरण होने के कारण है ना, जो 10 बीटा है, 10 बीटा ये अत्यंत क्या होगा, छोटा कोण होगा, जिसके कारण कोण ये जो बीटा है 10 बीटा है ना, वह क्या होता है, बीटा के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बीटा बराबर क्या होगा, MN बट्टा NI ही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। अब त्रिभुज MNC में देखते हैं, ठीक है। ये कोण क्या है, लैम्डा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये भी क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और हम बताएं कि इस कर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लंब और आधार की आवश्यकता पड़ता है। तो आप जानते हैं किस फॉर्मूला में लंब और आधार आता है, तो 10 में ना आता है। तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, अर्थात 10 अल्फा बराबर हो जाएगा MN बट्टा NC हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम नीचे बनाते हैं, देखिए त्रिभुज MNC में 10 लैम्डा बराबर क्या, MN बट्टा NC हो गया, MN बट्टा NC हो गया, ठीक है। और जो 10 लैम्डा है उपाक्षीय किरण होने के कारण ये कोण काफ़ी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये जो 10 लैम्डा है ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा, इसलिए लैम्डा बराबर MN बट्टा क्या हो गया, NC हो गया। जैसा कि आप इस त्रिभुज MOC में देख रहे हैं, ये जो कोण I है ये क्या है, बहिष्कोण है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इसको थोड़ा हम अच्छा समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए ये एक त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण हुआ, यानी बाह्य कोण हुआ, जो बाहर से जो कोण हुआ वही बहिष्कोण हुआ। और ये जो बहिष्कोण होता है ना, अंदर का जो दो कोण है ना, इस कोण को छोड़कर, इसके नज़दीक वाले कोण को छोड़कर, ठीक है ना, अंदर का जो ये दो कोण है, इस दोनों कोण के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यदि इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, Z बराबर X प्लस Y, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार त्रिभुज MOC में देखिए, ठीक है, ये त्रिभुज मान लीजिए MOC है
और इस त्रिभुज में ये जो कोण है, कोण आई आपको दिख रहा होगा इस तस्वीर में, ये बाहर वाला कोण हुआ अर्थात बहिष्कोण हुआ। ठीक है, तो ये जो कोण होगा इस दोनों कोण के क्या होगा, योगफल के बराबर होगा, अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम यहाँ लिखे हैं। चूंकि कोण आई जो है, आई त्रिभुज MOC का क्या है, बाह्य कोण है, इसलिए कोण आई जो होगा, आई है ना, इस कोण और इस कोण के क्या हो जाएगा, योगफल के बराबर हो जाएगा। और अल्फा का मान आप निकाल चुके हैं कितना, MN/ON, इसलिए अल्फा का स्थान पर हम लिख सकते हैं MN/ON लिख सकते हैं। और लैम्डा का मान भी आप निकाल चुके हैं कहीं, लैम्डा का मान देख लीजिए निकाले हैं, MN बट्टा क्या है, NC है, तो जहाँ लैम्डा है उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं MN बट्टा क्या चीज, NC। यहाँ तक समझ में आया ना। अब फिर त्रिभुज MIC में देखते हैं, MIC में जरा इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। MIC में देखिए, ये एक त्रिभुज है और ये जो कोण आपको दिख रहा है लैम्डा का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो जाएगा, बाहर वाला कोण हो जाएगा, है ना। और जब ये बाह्य कोण हो जाएगा तो ये जो कोण होगा इस कोण और इस कोण के क्या होगा, योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, लैम्डा बराबर R प्लस क्या चीज, बीटा। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए ये जो लैम्डा है, लैम्डा है ना, ये लैम्डा, अच्छा ठीक है, तो इसे क्या किए हम, इस बीटा को जो है ना, इस तरफ लाएंगे। ठीक है, बीटा को जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस प्रकार। इसे ये लैम्डा है ना, और इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये R जैसे है उसे हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और लैम्डा का मान हम निकाल चुके हैं, MN बट्टा क्या चाहिए, NC, तो लैम्डे का स्थान पर रखेंगे MN बट्टा NC। और बीटा का भी मान निकाल लें, कितना निकालें, MN बट्टा NI। जो बीटा है, बीटा किसके बराबर है, MN बट्टा NI के बराबर है, जैसा देख रहे हैं आप, बीटा जो बीटा किसके बराबर है, MN बट्टा NI के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम बीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, MN बट्टा NI। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, अर्थात ये जो वक्र सतह है ये माध्यम 2 है और ये इस वक्र सतह को हम किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं जिसका नाम हम μ1 दिए हैं। ठीक है, माध्यम 1 दिए हैं। तो अब माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है ना, माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के रिस्पेक्ट में क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष में हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं ना उसे पहले लिखा जाता है। आप जानते हैं अपवर्तनांक को म्यू से व्यक्त करते हैं, है ना। जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे उसको पहले लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं जिस माध्यम का, उसे कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जिसके सापेक्ष हम, है ना, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं ना, प्रकाश की किरण जो होता है ना उसी माध्यम से आना भी चाहिए। ठीक है ना। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। ये जो वक्र सतह है ये माध्यम 2 है और इस वक्र सतह को जिस माध्यम में हमें रखे हैं उसे माध्यम 1 लिया गया है। तो इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप जानते हैं जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, है ना, प्रकाश की किरण हमेशा उसी माध्यम से आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए ये माध्यम 1 है और ये क्या, माध्यम
2 है। तो यहाँ प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, और हम अभी बताए हैं कि जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम से आना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तो हम माध्यम 1 के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ प्रकाश की किरणें भी माध्यम 1 से आ रही है और माध्यम 2 में जा रही है। तो जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उसे पहले लिखेंगे। देखिए μ1 है तो इसको पहले लिखें, उसके बाद μ2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे इधर। जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे उसे पहले लिखे हैं, और जिसका अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं उसे बाद में लिखेंगे। और इसी अपवर्तनांक को यदि कोण के रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार लिखेंगे, sin i बट्टा sin r लिखेंगे। ये जो i है ये कोण है, ये r है, ये भी क्या है, कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को I से व्यक्त करते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को R से व्यक्त करते हैं। और इस कोण के रूप में जब हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक आप ज्ञात कर रहे हैं उसे हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष, और माध्यम 1 के लिए कोण जो है I है, इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे। और जिस माध्यम का ज्ञात कर रहे हैं उसका कोण R है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोण के रूप में अपवर्तनांक जो हुआ sin I बट्टा क्या हुआ, sin R हुआ। ठीक इसी प्रकार यदि वेग के रूप में यानी चाल के रूप में अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, जैसे ये माध्यम 1 है और मान लीजिए प्रकाश किरणें आ रही है और v स्पीड से आ रही है, ठीक है, v1 वेग से आ रही है, और माध्यम 2 में v2 वेग से जा रही है ना। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो जिसके सापेक्ष कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसे ऊपर लिखते हैं। तो v1 को कहाँ ऊपर लिखेंगे और v2 को कहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य के रूप में कहे अपवर्तनांक निकालने के लिए, तो जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उसे ऊपर लिखेंगे, और जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे। लेकिन यदि माध्यम 1 का अपवर्तनांक मान लीजिए μ1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 है ना, मतलब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक यदि दिया हुआ हो और तब कहे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, तब इस तीनों का ठीक विपरीत होता है। तब इस तीनों का ठीक विपरीत होता है। कैसे? तो यहाँ क्या करना है, जब दो माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ हो और तब कहे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे। तो ध्यान रखिए, अपवर्तनांक यदि दिया हुआ हुआ तब के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, तो जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसे नीचे लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दिया जाए माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। हम ऊपर बताएं अभी तुरंत, वो जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रकाश की किरणें उसी माध्यम से आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कह रहा है ज्ञात करने के लिए,
इसका मतलब प्रकाश की किरणें इस तरह से जाना चाहिए, इस प्रकार जाना चाहिए और इसमें आना चाहिए, है ना। तब ये I हो जाएगा, ये कोण I हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे साइन I बट्टा साइन R, परंतु I के स्थान पे क्या R है, इसलिए R लिखेंगे, और I के स्थान पे क्या, और R के स्थान पे I है, इसलिए क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वेग के रूप में यदि कहे निकालने के लिए अपवर्तनांक, वेग के रूप में कहे अपवर्तनांक निकालने के लिए, तो जिसके सापेक्ष कह रहा है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, यहां माध्यम 2 के सापेक्ष कह रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार लैम्डा का भी, है ना। और अपवर्तनांक जब दिया हुआ हो तो इसका क्या चीज, उल्टा यहाँ क्या करते हैं, लिखने का काम। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से अपवर्तनांक को निकाला जाता है, ठीक है। जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे उसे हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपवर्तनांक दिया हो ना, ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा होता है। जिसके सापेक्ष कहता है ना निकालने के लिए, जिसके सापेक्ष कहता है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका कहता है ज्ञात करने के लिए उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं जिसका अपवर्तनांक हम ज्ञात करते हैं, जिसके सापेक्ष, उसे हमेशा कहाँ, ऊपर लिखेंगे, है ना। तो जब उसको ऊपर लिखेंगे, और कोण के रूप में यहाँ हमको लिखना है, यहाँ हमें कोण के रूप में अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, और कोण के रूप में जब लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये साइन I बट्टा क्या हो जाएगा, साइन R हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरणें माध्यम 1 से कहाँ, माध्यम 2 में जा रही है, ठीक है कि नहीं। जिसके सापेक्ष देखिए ना, माध्यम 1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो अभी हम बताए हैं कि जब माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करें, प्रकाश किरण उसी माध्यम से आना चाहिए। और चित्र में आप देख रहे हैं कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है। तो और जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो साइन I को कहाँ, ऊपर लिखेंगे, और साइन R को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। चलिए, तो ये अपवर्तनांक हो गए। अब यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो आपको हम अभी बताए थे अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए यदि अपवर्तनांक दिया हुआ हो दोनों माध्यम का, तो उल्टा कार्य करते हैं, इसके उल्टा कार्य करते हैं। तब यहाँ क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष कह रहा है ना ज्ञात करने के लिए, उसे तब नीचे लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक कह रहा है ज्ञात करने के लिए माध्यम 2 का, तो इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। तो हो गया μ2 बट्टा क्या हुआ, μ1, और ये साइन I बट्टा साइन R है, तो ये I बट्टा R कहाँ से आ गया। तो आप जानते हैं कि हम इस चैप्टर में उपाक्षीय किरण के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये अत्यंत क्या होगा, छोटा कोण होगा, है ना। अर्थात साइन I जो है, साइन I ये काफ़ी क्या होगा, छोटा कोण होगा, ठीक है। इसलिए साइन I जो होगा क्या होगा, I के बराबर होगा, इसलिए I के बराबर हुआ। और साइन R जो है, साइन R ये भी क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा कोण हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण साइन R जो होगा R के बराबर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीपल किए हैं, μ2 को R से गुना किए हैं, तो μ2 R हुआ, फिर μ1 को I से गुना किए हैं, μ1 I हो गया, ठीक है। फिर देखिए μ2 हुआ, और R का मान दिया हुआ है, हम निकाले हैं R बराबर लैम्डा माइनस बी, है ना। इसका मान, लैम्डा का मान ये, और mn/ni ये निकाल लें।
तो जहाँ आर है उसके स्थान पे हम ये मान लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये इस मान को यहाँ क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं, ठीक है। ये μ1 है तो μ1 जैसे है वैसे छोड़ दिए। फिर ये i है, ठीक है, तो i का भी मान हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं पहले, है ना। तो i बराबर देखिए कोण i जो है कोण i, इसका मान भी निकाल लिए इतना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, है ना, इस i के स्थान पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो i है i, इसके स्थान पे क्या करेंगे, इस मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। समझ में आ रहा है। अब चलिए देखिए ये जो mn और ये mn यहाँ दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है यानी घर जो आपको दिख रहा है कॉस्ट, इस कॉस्ट से क्या करेंगे, mn को बाहर निकाल लेंगे, अर्थात घर से इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो mn और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी mn और mn है, इससे भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अर्थात इसको घर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर निकालने के पश्चात यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, और यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये mn और ये mn जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच गया μ2, और ये जैसे है उसको वैसे लिखें, ये तो कट गया, ये जैसे है उसको वैसे ही क्या किए, फिर से अब लिख दिए हैं। अब n से लेकर c तक की जो दूरी होगा वो +r होगा, और ni जो होगा ni, n से लेकर i तक की दूरी ये क्या होगा, +b होगा, और no जो होगा no, n से लेकर o तक की दूरी ये क्या हो जाएगा, -u होगा। अब क्यों होगा, तो इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिए बढ़िया से, है ना। ये जो n है ना, n बस बिल्कुल यहाँ पे होगा, है ना जी। अब ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं ये क्या है, उपाक्षीय किरण है। ये प्रधान अक्ष क्या है, काफ़ी नज़दीक से गया हुआ किरण है ना। तो काफ़ी नज़दीक से है गया हुआ किरण, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए और जैसे देखिए ये किरण यहाँ से इस तरह से आई है, नहीं है ना। अब ये मान लीजिए है ना, इस तरह से गई है, या फिर ये मान लो ना, ये मान लीजिए अभिलंब ही है, ठीक है। लेकिन ये अभिलंब यदि हम इस तरह से खींचें तो क्या होगा, ये जो था पहले यहाँ पे ये था, अब ये यहाँ पे आ गया, है ना। अब इस तरह से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, तो ये अब कहाँ, यहाँ पे ना आ जाएगा, है ना। तो उपाक्षीय किरण है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इससे काफ़ी नज़दीक ही होगा, जिसके कारण ये कहाँ, मुख्य रूप से यहीं होगा, है ना। और जो भी दूरियाँ मापा जाता है, ठीक है, यहीं से मापा जाता है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये n जो है n यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो n से लेकर o तक की दूरी, और वस्तु की दूरी आप जानते हैं हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसलिए ON बराबर जो है क्या लेंगे, u लेंगे, है ना। और चूंकि देखिए ये जो वक्र सतह है, ठीक है, इस तरह की आकृति है ना। तो इसका जो केंद्र होगा कहाँ, इसी ओर ना होगा, और ये इधर का भाग जो है दाईं भाग है। और आप भी जरा सोचिए ना, अब दाहिने हाथ से अधिक काम करते हैं, ठीक है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। बाएं हाथ से कम काम करते हैं इसलिए निगेटिव हुआ, है ना। दायां हाथ अमीर हुआ, बाएं हाथ गरीब हुआ, तो गरीब आदमी निगेटिव, है ना, और दाएं हाथ से अधिक काम करते हैं तो पॉजिटिव। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से इधर की जो दूरी होगा, है ना, वह प्लस में होगा, और यहाँ से इधर की जो दूरी होगा वह क्या होगा, माइनस में होगा। इसलिए n से लेकर c तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और वक्रता त्रिज्या जो होगा प्लस में होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, NC बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और n से लेकर I तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, प्लस V हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम यहाँ लिख के समझाएं, NC बराबर +R, NI बराबर +V, और NO बराबर -U, ठीक है। अब इस मान को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए ये जो NC है, NC का स्थान पे R रखेंगे, NI का स्थान पे क्या रखेंगे, V। तो अब इस मान को इसमें क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। अब ON का मान देखिए, ON है -U, तो -U रखेंगे। NC का मान क्या है, +R, तो यहाँ R रखें, ठीक है। और इसको इससे क्या किए, गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे क्या किए,
गुना कर दिए, ठीक है। और गुना करने के पश्चात क्या किए, जितने आर वाला था आर वाले को क्या किए बराबर के इस तरफ लाएं, और जो है ना बिना आर वाला था है ना उसको क्या किए इस तरफ ले गए, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो क्या है प्लस हो जाएगा, ये तो पहले से है ही माइनस में। इसका एलसीएम लिए आर हुआ, ये तो म्यू टू माइनस क्या हो गया म्यू वन, और ये जैसे है वैसे लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हुआ सिद्ध हो गया। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लेंस मेकर फॉर्मूला क्या करेंगे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अच्छा तो लगा ही होगा, इसे बढ़िया से क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो एक बार इसे शुरू से देख लेते हैं, और आप लोग वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस तरह से वीडियो रोक के और पूरा शुरू से क्या करना है लिख लेना। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से लिखिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ से फिर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ से तब लिखिएगा इस प्रकार, यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है।